एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीएसएस स्टार्ट किया था ना। राइटिंग मोड प्रॉपर्टी। सीएसएस में राइटिंग मोड प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखो, आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखा, टेक्स्ट हाइफन अलाइन। टेक्स्ट अलाइन के कितने वैल्यू? तो आपको पता है कि टेक्स्ट अलाइन के चार वैल्यू। एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट, और एक होता है जस्टिफाई। एक होता है जस्टिफाई। ठीक है ना? ये चार वैल्यू। तो जस्टिफाई वाला आपने नहीं देखा था, और इसी में हमें अब वर्टिकल देखना है। तो एक वैल्यू यूज करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, राइटिंग मोड। क्यों यूज करते हैं? टेक्स्ट को वर्टिकली आपको अलाइन करने के लिए, वर्टिकल लिखने के लिए, राइटिंग मोड प्रॉपर्टी। और राइटिंग मोड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है हॉरिजॉन्टल टीबी। क्या होता है हॉरिजॉन्टल टीबी? क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल टॉप टू बॉटम। एक वैल्यू कर सकते हो वर्टिकल एल आर, वर्टिकल एल आर या वर्टिकल आर एल। क्या है बताता हूं मैं, अभी एग्जांपल से समझना, समझ आ जाएगा। वर्टिकल एल आर या वर्टिकल आर एल, ये डिफॉल्ट वैल्यू है भाई साहब। ये है आपकी डिफॉल्ट वैल्यू। क्या है अभी देखो, इसको समझ आ जाएगा एग्जांपल से देखोगे तो। कहने का मतलब ये है कि इस वेबसाइट में आप आओगे, देखोगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट में अगर आएंगे, टेकपाइल.इन की मैंने वेबसाइट ओपन करी, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे तो जो टेक्स्ट लिखा गया है ये हॉरिजेंटल लिखा गया है। ये हॉरिजेंटल लिखा गया है, लेकिन वही मैं टेक्स्ट यहाँ की बात करूं, टेक्स्ट वर्टिकल लिखा गया है, ये हॉरिजेंटल चल रहा है। इसका अप्रोच क्या है? हॉरिजेंटल टॉप टू बॉटम। यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है, हॉरिजेंटल टीबी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यानी कि हॉरिजेंटल लिखा जा रहा है और टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ लिखता हुआ बढ़ रहा है, यही तो है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। यानी कि बाय डिफॉल्ट राइटिंग मोड की वैल्यू क्या होती है? हॉरिजेंटल टीबी। यानी कि जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो हॉरिजेंटली टॉप से बॉटम की तरफ लिखता है, यानी कि हॉरिजेंटल लिखता है और टॉप, उसके बाद टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ता है। ये डिफॉल्ट वैल्यू का काम है। लेकिन हमें क्या करना है कि यही इसी टेक्स्ट को हमें वर्टिकल लिखना है। इस वेबसाइट में जैसे स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है वैसे लिखना है। तो आप दो वैल्यू हैं, वर्टिकल एल आर मतलब वर्टिकल लेफ्ट टू राइट, और आर ए राइट टू लेफ्ट। देखो यूज कर लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे बनाया गया इस पैराग्राफ, एक बना लिया पैराग्राफ, और पैराग्राफ बनाने के लिए मैंने कर लिया 28.html, demo28.html। एंटर कर लेते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उतना करने के बाद मैंने एक बना लिया पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हमने टाइप करना है टेक्स्ट, तो लॉरेम लिख लीजिए, लॉरेम लिख लीजिए, एंटर कर लेंगे तो भी आ जाएगा। या जो लोग इस पे कोड नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर VS कोड इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा कि आपको आना पड़ेगा और लॉरम की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, लॉरम एप्सन पी। तो हमने लॉरेम एप्सम की वेबसाइट ओपन कर ली और यहाँ पे एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए। हमने सिंपल सा टेक्स्ट कॉपी कर लिया भाई। यहाँ पे आते हैं और हमने क्या करना है कि पैराग्राफ को, जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है हमने पेस्ट कर दिया। एक पैराग्राफ बनाया, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिख लिया है और इसको रन कराओगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। जब आप रन कराएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, कर सकते हो ना। तो यहाँ पे आते हैं और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो अभी तो आपने इंटरनल CSS ही देखा है, अब इंटरनल के बाद एक्सटर्नल CSS भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जो भी कलर देना है, मैंने बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा देना है, एंटर कर लिया। और एंटर करने के बाद हमें कलर चेंज करना है, तो कलर, कलर के बाद कर लिया वाइट, वाइट के बाद बॉर्डर वगैरह यूज करना है, करते रहिएगा। ऐसा टेक्स्ट हमारा लिख के आ रहा है। अच्छा, टेक्स्ट तो ऐसा लिख के आ रहा है, लेकिन अब देखो इसमें हॉरिजेंटल अगर मैं बात करूं अलाइनमेंट की, तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, सुनिए, हमें क्या करना है यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट। इसका अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, यानी कि आपने ये लेफ्ट में, यहाँ से लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो रहा है। और लेकिन राइट में देखो,
राइट में देखो यहाँ पे जिगजैग फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट इसका जिग जैग दिख रहा है। अगर मैं बात करूं देखो, ड्रा करता हूं, देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से दिख रहा है। इसका अलाइनमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है भाई साहब, है ना, क्योंकि इसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर यही मैं अलाइनमेंट इसका राइट कर दूं, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, और टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया राइट, मैंने टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया, तो अब देखो लेफ्ट में, लेफ्ट राइट से अलाइंड हो गया और लेफ्ट में जिगजैग ऐसे हो गया। अगर मैं सेंटर कर दूं तो हर लाइन अपने ब्लॉक के सेंटर में हो जाएगा। अगर मैंने किया सेंटर, ऐसा एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, अगर सेंटर मैंने किया तो हर लाइन अपने ब्लॉक के सेंटर में हो जाएगा। देखिए, हर लाइन अपने ब्लॉक के सेंटर, यानी कि ये लाइन है तो जितना इधर से स्पेस उतना ही इधर से स्पेस आपको दिखेगा। इस लाइन का जितना लेफ्ट से स्पेस उतना राइट से स्पेस, यानी कि हर लाइन अपने ब्लॉक के सेंटर में हो जाएगा। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही साइड से देखो जिग जैग हो गया, हुआ ना, देखो हुआ ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसके केस में आप जस्टिफाई रखने वाले हो, तो ये तीन वैल्यू बताया था, और जस्टिफाई के लिए बताया था कि कंटेंट हम एक्स्ट्रा करके आपको दिखाएंगे। जस्टिफाई करने से क्या होगा कि दोनों ही साइड से प्रॉपर ये अलाइंड होके आया है, न इधर से जिग जैग आ रहा है और न ही इधर से जिग जैग आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जस्टिफाई था। अब मुझे क्या करना, अलाइनमेंट इसको मैंने क्या कर लिया, कमेंट कर लिया। कमेंट करने के लिए आपको पता है कि स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश यूज करोगे, या लाइन को आप क्या करो, लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश पास कर दो, लाइन कमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये भी तरीका बताया था, एंटर कर लिया। या तो कमेंट करना है तो मैंने इस लाइन को कमेंट करना है, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और स्लैश, तो कमेंट हो गया। मुझे क्या करना है, राइटिंग मोड प्रॉपर्टी यूज करना है, तो लिखा राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हॉरिजेंटल टीवी, यानी कि हॉरिजेंटल टीवी करने से अभी कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। टॉप से बॉटम की तरफ हॉरिजेंटल आएगा, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा गया है वो हॉरिजेंटली लिख के आ रहा है, और इसका अप्रोच क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ये हॉरिजेंटली लिख के आ रहा है, ये जो कंटेंट लिखा जा रहा है ये हॉरिजेंटली लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है ना, और टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ लिख रहा है। लेकिन यही मुझे कंटेंट को वर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वर्टिकल एल आर और आर एल। वर्टिकल, देखो एल आर से क्या होगा, वर्टिकल आएगा टेक्स्ट लिख के, और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेगा, जैसे टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रहा था, अब क्या होगा कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट की तरफ आपका कंटेंट बढ़ेगा। देखो, वर्टिकल लिख के आ रहा है, वर्टिकल लिख के आ रहा है, और इसका अलाइनमेंट क्या हो गया, राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट, देखो ये वाला लेफ्ट है, और लेफ्ट से राइट की तरफ आपका कंटेंट बढ़ रहा है। तो ये आपने, और यही मैं आर एल कर दूं, एल आर था, देखो आपने यहाँ पे जो लिखा है लॉरेम इप्सम, तो देखो ये लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना, लॉरेम इप्सम लेफ्ट में देखने को मिल रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, ये राइट साइड की तरफ, यानी कि कुछ ऐसा बढ़ रहा है इस तरीके से, यानी कि कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही आर एल होगा, देखो लॉरेम इप्सम लेफ्ट में है और राइट की तरफ बढ़ रहा है, अगर यही मैंने कर दिया आर एल, तो अब क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, हमने वर्टिकल आर एल कर लिया। तो लॉरेम इस इप्सम किधर से स्टार्ट होगा, राइट से, और लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, देखो हो रहा है ना ये, लॉरेम इप्सम राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपको टेक्स्ट को वर्टिकल लिखना है तो राइटिंग मोड प्रॉपर्टी होती है। इतना समझ आया सभी को, बताइए भाई। इंटरनल सीएसएस कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा। अब मुझे एक्सटर्नल सीएसएस बनाना है, तो एक्सटर्नल सीएसएस में देखो करना क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस में सिंपल सा आपको क्या करना है कि यही वाला जो सीएसएस है डायरेक्टली हमें कहाँ लिख देना है, ये हम ये कंटेंट उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, डॉट सीएसएस के फाइल के अंदर। जैसे आपने एक्सटर्नल सीएसएस बनाना है तो हमें डॉट सीएसएस एक्सटेंशन का, यानी कि स्टाइल बनाना पड़ेगा, स्टाइल सीट बनाना पड़ेगा। स्टाइल सीट किसको बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होता है उसको बोलते हैं स्टाइल सीट।
तो हमें एक स्टाइल सीट बनाना पड़ेगा और उसको हमें अपने HTML पेज में लिंक करना पड़ेगा, जैसे कि आपने स्क्रिप्ट को लिंक कराया था। तो हमें क्या करना है, अब हमें एक्सटर्नल CSS देखना है। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हम नया एक पेज बना लेते हैं, और हमने कर लिया demo29.html, demo29.html, और हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। और बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने पैराग्राफ बना लिया, और मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ, या चलो लॉरेम मैंने ऐसे कंटेंट ही लिख लिया, या कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद इसका हमें, इस पे हम चाहते हैं कि इस पे एक्सटर्नल CSS का यूज करके इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। हमें इस पे एक्सटर्नल CSS लगाना है इस पे, और एक इमेज भी लगा लेते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे IMG और लिख लिया SRC इक्वल। SRC हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर कोई इमेज रखा होगा, तो हमने मान लो कि सर्किल लोगो डॉट PNG है ये, इसको मैंने रख लिया है, और उसके बाद इसको क्लोज कर लिया। हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है कि हमें पैराग्राफ पे और IMG टैग पे स्टाइल लगाना है, और स्टाइल लगाना है बाय यूजिंग एक्सटर्नल CSS, है ना। एक्सटर्नल CSS का यूज करके आपको क्या करना है, पैराग्राफ पे और IMG टैग पे स्टाइल लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ पे और IMG टैग पे एक्सटर्नल CSS लगाना है, तो पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा स्टाइल सीट। स्टाइल सीट बनाना है तो आप क्या करोगे, चलो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया ABC, स्टाइल डॉट CSS दे सकते हो। जरूरी है क्या स्टाइल डॉट CSS देना, कुछ भी दे सकते हो। अभी मैंने नाम दे दिया ABC, या स्टाइल 1, कुछ भी नाम दे सकते हो स्टाइल सीट का, बस नाम देना है, तो आपको नंबर नहीं देना है ना। इस तरीके से आपको यूज करना है। तो हमने कर लिया स्टाइल डॉट सी एस एस पहले से है क्या, तो हमने कर लिया स्टाइल1.css, क्या दिया, एक्सटेंशन क्या दिया, स्टाइल1.css, एंटर कर लेते हैं। अब एंटर करने के बाद आपको CSS इसमें लिखना पड़ेगा। तो CSS लिखना है, ये बताओ, तो क्या यहाँ पे फिर से हम स्टाइल टैग लगाएंगे क्या, नहीं, एक्सटर्नल CSS में हमें कोई स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट CSS लिखने की जरूरत है। इंटरनल CSS लिखते हो, आप इंटरनल CSS लिखते हो, सुनो, इंटरनल CSS जब आप लिखते हो तब आपको स्टाइल टैग लगाने की जरूरत होती है। एक्सटर्नल CSS में आप क्या करते हो, सिंपल स्टाइल सीट बनाओगे, और वहां पे डायरेक्टली आप CSS लिखोगे। अब मुझे बता दो कि कौन से टैग को CSS देना है, हमें पैराग्राफ टैग को CSS देना है। हमें टैग सेलेक्टर यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें टैग सेलेक्टर यूज करना है, तो हमें P टैग, पैराग्राफ को CSS देना है, यहाँ पे कोई स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो लिख दिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो भी कलर देना है आप दे सकते हो, मैंने ये कलर देना है, बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना है बैकग्राउंड। हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए कोई डार्क कलर यूज कर लेते हैं, तो कलर, और कलर जो भी देना है, कलर मुझे मान लो, हमें जो भी कलर देना है, मैंने कुछ कलर ब्लू वायलेट यूज कर लिया। डायरेक्ट डायरेक्ट टैग सेलेक्ट करेगा, हाँ, ठीक है। हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर बॉर्डर दे दिया, और बॉर्डर देने के लिए हमने दे दिया 20 पिक्सल। हमें डबल टाइप का बॉर्डर लगाना है, तो डबल कर लिया, और जो भी कलर लगाना है आप कलर दे सकते हैं। तो हमने कलर दे दिया, मान लो यही वाला कलर, ब्लू वायलेट, इसी कलर को मैंने पेस्ट कर लिया। हमें बॉर्डर रेडियस लगाना है, पढ़ चुके हो, तो बॉर्डर रेडियस के लिए क्या यूज करोगे, बॉर्डर-रेडियस। और बॉर्डर रेडियस यूज करना है, तो बॉर्डर रेडियस जितना भी देना है, मैंने 50 पिक्सल देना है, तो 50 पिक्सल दे दिया, ठीक है, 50 पिक्सल दे दिया। इतना करने के बाद अब देखो, ये आपने पैराग्राफ के लिए CSS तो लिख लिया है, और रन भी, अब इसको रन कराएंगे क्या, नहीं, इसको रन नहीं कराएंगे। .css एक्सटेंशन वाले फाइल को रन हम नहीं कराते हैं, देखो कुछ आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। हाँ, लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए, अच्छा, पाथ वगैरह सेट करने में मैं बता चुका हूँ, तो मैंने HREF कर लिया, लिंक HREF। और हमने स्टाइल कहाँ रखा है, सेम लोकेशन पे रखा है ना, style1.css। देखो, जहाँ पे हमारा फाइल है उसी लोकेशन पे हमारा style1.css भी है, तो हमें फोल्डर का पाथ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, style1.css लिख दिया, फिर भी हमारा CSS अप्लाई नहीं हो रहा है, देखो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे
रिलेशन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। रिलेशन क्यों यूज करते हैं, हमने बताया था कि लिंक टैग का यूज करके आप फेवरेट आइकन भी लगाते हो, और लिंक टैग का यूज करके आप स्टाइल शीट को भी लिंक करते हो। तो स्टाइल शीट को लिंक करना है कि आपको फेवरेट आइकन लगाना है, ये आपको ब्राउजर को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर फेवरेट आइकन लगाते हैं तो लिखते हैं आइकन, और जब भी हम स्टाइल शीट, ये हमारा डॉट सीएसएस वाला फाइल है, इसको बोलते हैं स्टाइल शीट। जब भी स्टाइल शीट को लिंक करते हो तो हम वैल्यू पास करते हैं स्टाइल शीट, दो वैल्यू, है ना। अगर स्टाइल शीट को लिंक करते हैं तो वैल्यू, रिलेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट। अगर आप फेवरेट आइकन लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, आइकन। हमने रन कराया और देखो इस पे आपका अप्लाई हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका बॉर्डर रेडियस आपने अप्लाई किया। पैडिंग वैडिंग देना है, इसके बीच में गैप देना है, वो सब कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है आपका कंटेंट। हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस थोड़ा देना है। अगर बॉर्डर रेडियस थोड़ा देना है आपको, तो क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और लिख लिया यहाँ पे 10, तो थोड़ा राउंडेड होगा, देखो इस तरीके से। अच्छा, चलो पैराग्राफ को तो आपने बॉर्डर रेडियस और एक्सटर्नल सीएसएस दे दिया है। अब मुझे उसी पेज के अंदर प्रेजेंट आईएमजी टैग को भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है। तो इसको आपने इसमें लिंक कराया ही है। अब आईएमजी टैग को सीएसएस देना है, टैग सेलेक्टर ही मान लो यूज करना है, तो लिख लिया इमेज को सेलेक्ट किया, ये हमारा टैग सेलेक्टर है। अगर सेम लोकेशन पे फाइल नहीं है तो क्या करेंगे, इसके लिए डे फर्स्ट डे सेकेंड में बहुत डिटेल में हमने पास सेट करने बताया था। तो हमें अब आईएमजी टैग को सीएसएस देना है, तो क्या करना पड़ेगा, आईएमजी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसका हाइट डिफाइन करना। अब एक चीज देख लो कि हाइट के की स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत करते हैं, HIGHT लिखते हैं। तो HIGHT नहीं होगा, HEIGHT हम करने वाले हैं। हाइट, और हाइट की वैल्यू मान लो कि इमेज बहुत बड़ी है तो उसको छोटे में दिखाना है, तो मैंने 300 पिक्सल कर लिया। पैरामीटर भी पिक्सल कर रहा हूँ, आगे हम बहुत सारे पैरामीटर आपको बताने वाले हैं, एडवांस पैरामीटर। विड्थ डिफाइन करना है, तो विड्थ के लिए भी आप करोगे विड्थ, और विड्थ में भी हमने कर लिया 300 पिक्सल। इमेज जो बड़ी आ रही थी, मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अपने पेज को रन करते हैं, तो देखो इमेज कुछ ऐसा आया है। ठीक है, अच्छा इस पे बॉर्डर लगाओगे तो इमेज हमारा उस टाइप का है, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगाया, बॉर्डर दे दिया मैंने, मान लो 10 पिक्सल का या 5 पिक्सल का ग्रुप टाइप का बॉर्डर लगाना था। तो ग्रुप और जो भी कलर का बॉर्डर लगाना है, हमने ग्रीन कर लिया, तो ग्रीन कुछ ऐसा आया। लाइट ग्रीन कलर का बॉर्डर लगाया तो इमेज पे हमारा बॉर्डर भी ऐसा आ चुका है। देखो बॉर्डर आया। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसको सर्किल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो वही बॉर्डर रेडियस यूज करना पड़ेगा। इसका हाइट और विड्थ कितना है, आपको बताया था ना कि हाइट और विड्थ के जस्ट हाफ आपको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। हमने 30 पिक्सल दिया, तो क्या ये राउंडेड सर्किल हो जाएगा क्या, नहीं, देखो कुछ इस टाइप का इमेज, कुछ इस टाइप का आएगा। मैंने रन कराया, थोड़ा राउंडेड हुआ, और ज्यादा राउंडेड करना है, मैंने इसकी वैल्यू 100 कर दिया, 100 पिक्सल कर दिया, क्या ये राउंडेड हो जाएगा, क्या पूरा सर्किल बन जाएगा कि नहीं। पूरा सर्किल बनाने के लिए इसका अगर स्क्वायर है, इसका जितना हाइट है जितना विड्थ है उसी का जस्ट हाफ दोगे तब प्योर सर्किल बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 150, तो सर्किल बन जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, 50% दे सकते हो, यानी कि परसेंट ये रिलेटिव यूनिट है, अपने पेरेंट से कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया 50%। तो देखो ये पूरा सर्किल हो गया। तो सर्किल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस की वैल्यू क्या करते हो, 50% करते हो, या उसके हाइट और विड्थ का जस्ट, अगर पिक्सल में देना है तो हाइट और विड्थ का जस्ट हाफ लिखना पड़ेगा। इतना सभी को समझ आया, बताइए भाई। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।